नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण में मिसाइलों की बौछार है और वार और पलटवार है। हर तरफ कोहराम, हर मोर्चे पर संग्राम और आसमान में ड्रोन का तूफान। हद तो तब हो गई जब एटमी युद्ध की खुली धमकी दी जाने लगी है। कहीं विस्तार की नीति के नाम पर सीमाएं लांघी जा रही हैं, कहीं कब्जे की खुली धमकियां दी जा रही हैं। ये सिर्फ जंग नहीं है, ये भविष्य को विध्वंस की आग में झोंकने की तैयारी है। अब सवाल ये नहीं रह गया है कि पहला वार कौन करेगा, अब सवाल ये रह गया है कि पहला वार तो हो चुका और दुनिया में कई जंगें इस वक्त लड़ी जा रही हैं। सवाल यह है, दुनिया को इस तबाही से आखिर बचाया कैसे जाए। जो तबाही की तस्वीर निकल रही है वो हम आपके सामने रखते हैं। दुनिया में आक्रामकता से यलगार है। जमीन अब जमीन नहीं, ज्वाला बन चुकी है और यह आग अब शोला बनकर इंसानियत को जला रही है। हम आपको जो तस्वीर आज दिखा रहे हैं वो तीन तस्वीरें सिर्फ हालात नहीं, भविष्य की ओर एक खौफनाक इशारा है। अगर नहीं संभले तो फिर इस धरती पर कुछ बचेगा नहीं। रूस की तरफ से विध्वंसक प्रहार, कीव और खार्किव का आसमान धधक उठा, शहर कांप उठे, चीखें धुएं के गुबार में दब गई। आग शोला बनी और शोला लावा बनकर जमीन पर फट पड़ा। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह विध्वंस की चेतावनी थी। दूसरी तस्वीर जर्मनी की, वो जर्मनी जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद हथियारों से दूरी बनाने की कसम खाई थी, युद्ध न लड़ने का वादा किया था, जंग से तौबा कर लिया था। अब वही जर्मनी हिटलर से भी बड़ी सेना तैयार करना चाहता है। युवाओं की भर्ती, हथियारों पर अरबों यूरो का खर्च, मकसद सिर्फ एक, यूरोप में सबसे ताकतवर फौज बनाना। यह तैयारी सिर्फ सुरक्षा की नहीं, यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तीसरी तस्वीर सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक, ड्रैगन यानी चीन। जब दुनिया जंग के मझधार में फंसी है, चीन खामोशी से अपने पैर पसार रहा है। हर दिन नई तकनीक, नई हथियार, नई ताकत, बिना शोर, बिना ऐलान के, पूरी तैयारी के साथ वो जंग के साजो सामान जुटाने में लगा है। तीन तस्वीरें, तीन मोर्चे, सवाल सिर्फ एक, दुनिया को इस महाजंग से आखिर कैसे और कौन बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आक्रमण। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया है। रूस ने कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। निप्रोत्रोवस्क और डोनबास में अटैक किया गया है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। बता दें, इससे घंटों बिजली गुल रही है कीव और खार्किव में। यूक्रेन में इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है। एक तरफ रूसी सेना का अटैक बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ मौसम ने भी यूक्रेन की कमर तोड़ रखी है। माइनस में जाता पारा और आसमान से बरसते मिसाइल और ड्रोन यूक्रेन पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं और रूसी सेना ताबड़तोड़ अटैक बढ़ा रही है। रूस ने कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। डोनबास पर भी यूक्रेनी सेना के ठिकानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बता दें आपको, रूस यूक्रेन की जंग को 4 साल पूरा होने वाले हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए ना कोई रात सुरक्षित है ना कोई दिन। मिसाइलों और ड्रोन के धमक से हर पल जमीन कांप रही है। पिछली रात रूस ने ऐसा आक्रामक हमला किया कि यूक्रेन के 2 बड़े शहरों में कोहराम मच गया। आसमान से आग बरसी, धमाकों से नींद टूट गई और फिर एक बार शांति की उम्मीद धुएं में बदल गई। अब सवाल यह भी नहीं पूछा जा रहा कि जंग कब थमेगी, सवाल यह पूछा जा रहा है इस जंग को रुकवाएगा कौन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अभी तक इस जंग को रुकवाने में नाकाम रहे हैं। एक तरफ दुनिया शांति की बात कर रही है, दूसरी तरफ बारूद बोल रहा है। एक तरफ बातचीत के पुल बनाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ मिसाइलों से शहर को तोड़ने की साजिश रची जा रही है।
ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, ये जंग जिद की है, ये जंग अहंकार की है। और ये आज फिर यूक्रेन की रात को रूस ने आग में झोंक दिया। जब कीव की सड़कों पर सन्नाटा था, तब तापमान -13 डिग्री तक गिर चुका था। तभी आसमान से मौत बरसने लगी। रूस ने कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे, साथ में मिसाइलों की मार। नीपर नदी के दोनों किनारों पर धमाकों की गूंज, आग, अंधेरा, अफरा तफरी और हर तरफ खौफ की खामोशी। कीव के कम से कम 3 जिलों में ड्रोन हमले, 2 इलाकों में भीषण आग, सैकड़ों रिहायशी इमारतों की बिजली और हीटिंग सप्लाई ठप। जब ठंड जानलेवा हो और घर अंधेरे में डूब जाए, तो ये हमला सिर्फ शहर पर नहीं, इंसानियत पर हमला बन जाता है। और सिर्फ कीव नहीं, यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव भी निशाने पर है। रूस की सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर बसे इस शहर पर ड्रोन हमलों की बौछार, 11 लोग घायल, कई रिहायशी इलाके तबाह। खार्किव, जो पहले भी कई बार रूस की आग झेल चुका है, आज फिर लहूलुहान है। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ सैन्य हमला है या फिर ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने की रणनीति? सबक बारूद से, मिसाइलों से, ड्रोन की गड़गड़ाहट से। बिजली काटकर, ठंड में जमा कर यूक्रेन को अंदर से तोड़ने की कोशिश। शांत की बातों से पहले रूस शायद डर का पाठ पढ़ाना चाहता है। इस जंग में सबसे बड़ा सवाल टैंक नहीं, मिसाइल नहीं, बल्कि वो माँ है जो ठंड में बच्चे को सीने से लगाए बैठी है। वो बुजुर्ग हैं जिनके घर की बिजली चली गई है, और वो बच्चा जिसके लिए सायरन अब लोरी बन चुका है। ये युद्ध सिर्फ सरहदों का नहीं, ये जिंदगियों की बर्बादी की कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें फिर यूक्रेन पर है। संयुक्त राष्ट्र की चिंता, नेटो की चेतावनी, लेकिन सवाल वही, क्या बयान बम रोक पाएंगे? क्या अपीलें मिसाइल को वापस बुला लेंगी? या फिर शांत की हर कोशिश पर ऐसे ही धमाकों की मुहर लगती रहेगी? क्या शांति के जख्म पर
मरहम की जगह नमक छिड़का जा रहा है? क्या बातचीत से पहले डर पैदा करना नई कूटनीति बन चुकी है? और क्या यूक्रेन की कीमत आम लोगों की लाशों से चुकाई जा रही है? आज यूक्रेन जल रहा है, कल कौन? एक तरफ शांत की कोशिशें, दूसरी तरफ बमों की बारिश। जब बातचीत की मेज सजी थी, तभी आसमान से मौत बरसने लगी। कीव खार्किव पर ड्रोन मिसाइल धमाकों की गूंज। सवाल साफ है, क्या शांति से पहले डर की जमीन तैयार की जा रही है? क्या बातचीत की भाषा से पहले बारूद की भाषा बोली जा रही है? यूक्रेन जल रहा है और दुनिया पूछ रही है, क्या शांति की हर पहल का जवाब अब धमाकों से दिया जाएगा? बहरहाल शांत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या दुनिया बमों की आवाज से पहले इंसान की चीख सुनेगी? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक सामने आया। एक और बड़ा हमला, किंजल और जुर्कॉन मिसाइल का इस्तेमाल किया है। सीएचपी पावर प्लांट पर अटैक किया गया है। हमले से पावर प्लांट में भीषण आग लग गई है। बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, किंजल और जुर्कॉन मिसाइल का इस्तेमाल करके अटैक किया गया है। सीएचपी पावर प्लांट पर अटैक किया गया है। हमले से पावर प्लांट में भीषण आग लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। और सबसे बड़ी खबर यह कि जिस कड़ाके की ठंड जिस तरह के पड़ रही है यूक्रेन में, उस कड़ाके की ठंड के बीच बिजली और गैस संयंत्रों पर हमला करके यूक्रेन की रीढ़ तोड़ देना चाहता है रूस। पुतिन की स्ट्रेटजी साफ है कि ठंड में पूरा यूक्रेन जम जाए, ना बिजली रहेगी, ना गर्माहट आएगी, ना पानी मिल पाएगा। ऐसे में यूक्रेनियों के लिए मुसीबत बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए आबू धाबी में मेज सजाई गई है। शेखों के देश से दुनिया को सुकून की उम्मीद जग रही है, खास करके यूक्रेन को, क्योंकि तबाही और बर्बादी के मंजर को रोकने की कोशिश चल रही है। सवाल यही है, क्या शांति की मेज मैदान की जिद को तोड़ पाएगी? कोशिशें पहले भी हुई, कई बार हुई, कभी जिदाड़े तो कभी हथियारों की नुमाइश ने हर बातचीत को बेअसर कर दिया। तकरीबन 4 साल के वक्त में हजारों जानें गई, करोड़ों की जिंदगी बिखर गई। अब एक बार फिर शांति की नई कोशिश और मंच है अबू धाबी।
अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के पक्षकार आमने सामने, साथ में अमेरिकी मध्यस्थ। उम्मीद है कि इस महामंथन से जंग रोकने की कोई राह निकलेगी, लेकिन शुरुआती संकेत उम्मीद के मुताबिक नहीं। बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन समझौते के संकेत नदारद दिखे। वार्ता का एजेंडा साफ था, जंग रोकना और क्षेत्रीय विवाद को रोकना। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा कि अबू धाबी वार्ता में क्षेत्रीय विवाद सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन यही मुद्दा सबसे बड़ा रोड़ा भी है। बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर हमले तेज कर दिए हैं। जैसे बड़े शहरों में बिजली ठप है, तापमान 0 से नीचे, ठंड, अंधेरा और डर। यूक्रेन इस वक्त अपने सबसे गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। फरवरी 2022 से जारी इस युद्ध को खत्म करने के लिए कीव पर अमेरिकी दबाव बढ़ रहा है। वही मॉस्को की शर्तें और सख्त हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास का पूरा इलाका सौंप दे, तभी जंग रुकेगी। पुतिन की डिमांड और आगे जाती है। डोनबास के डोनेस्क क्षेत्र का वो 20% हिस्सा भी जो अब भी यूक्रेन के कब्जे में है, करीब 5000 वर्ग किलोमीटर, और यूक्रेन का जवाब साफ इनकार है। साफ कह चुके हैं कि जिन इलाकों पर रूस 4 साल की जंग में भी कब्जा नहीं कर सका, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दावोस से जेलेंस्की का संदेश, ये युद्ध के बाद पहली त्रिपक्षीय बैठक है, लेकिन समझौते की कीमत जमीन नहीं होगी। अबू धाबी में शांति की मेज सजी है, लेकिन मैदान में जिद अब भी जिंदा है। सवाल यही है, क्या कूटनीति बारूद से तेज दौड़ पाएगी, या फिर शांति की हर कोशिश युद्ध की आग में यूं ही झुलसती रहेगी।
यूक्रेन में गोले दागे जा रहे हैं, शहर जल रहे हैं, लेकिन आबू धाबी में शांति की मेज सजा दी गई है। सवाल यही है, क्या यह बैठक जंग रोकने की कोशिश है या फिर यूक्रेन पर शर्तों का दबाव? क्योंकि जो मांगे रूस रख रहा है वो शांति से ज्यादा सरेंडर जैसी नजर आती है। तकरीबन 4 साल का वक्त, हजारों जाने, और यूक्रेन आज भी युद्ध की आग में झुलस रहा है। रूस लगातार यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली को निशाना बना रहा है। ठंड में बिजली कटौती, अंधेरा और डर, इसी माहौल में अबू धाबी की बैठक को अहम मोड़ माना जा रहा है। अबू धाबी इसलिए अहम है क्योंकि ये युद्ध शुरू होने के बाद पहली बड़ी त्रिपक्षीय बातचीत है। यूक्रेन, रूस और अमेरिकी मध्यस्थ एक ही मंच पर है। पश्चिम चाहता है कि युद्ध रुके, रूस चाहता है कि शर्तें मानी जाए। यानी ये सिर्फ शांति वार्ता नहीं, पावर टेस्ट है। रूस की शर्तें साफ और सख्त हैं। डोनबास पूरी तरह रूस को सौंपा जाए। डोनेस्क, लुहांस्क, इसके अलावा खेरसवान और ज़ेपोरिज़िया भी रूस चाहता है। पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन के कम से कम 4 बड़े इलाके आधिकारिक तौर पर रूस में मिलाना, ताकि वहां कभी पश्चिमी समर्थन न पहुंचे, ताकि रूस का सामरिक और आर्थिक दबाव बना रहे। डोनबास यूक्रेन का औद्योगिक दिल, जहां बड़ी आबादी रूसी भाषा बोलती है। रूस इसे बफर जोन मानता है जो उसकी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखे। खेरसवान और ज़ेपोरिज़िया रूस को क्रीमिया से जमीनी रास्ता देते हैं। काला सागर तक रूस का नियंत्रण और मजबूत होता है।
की सबसे बड़ी चिंता नेटो का विस्तार। पुतिन मानते हैं अगर यूक्रेन नेटो में गया तो रूस की सीमा असुरक्षित हो जाएगी। इसलिए रूस की मांग है कि यूक्रेन नेटो की सदस्यता हमेशा के लिए छोड़े। कोई पश्चिमी सैन्य गठजोड़ नहीं, कोई परमाणु हथियार नहीं। रूस इसे अपनी सुरक्षा की गारंटी बताता है। रूस यही नहीं रुकता, कब्जाए गए इलाकों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए। अमेरिका और पश्चिमी सभी पाबंदियां हटाई जाएं। काला सागर के व्यापारिक रास्तों पर रूस का नियंत्रण हो ताकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था हमेशा दबाव में रहे। यूक्रेन का जवाब भी उतना सख्त और साफ है। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, नेटो सदस्यता से पीछे नहीं हटेंगे, कब्जे को मान्यता नहीं देंगे, संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। यूक्रेन मानता है ये शांति नहीं, जबरदस्ती का समझौता होगा। सबसे बड़ा विवाद इलाकों का भविष्य है। नेटो सदस्यता, रूस को कानूनी मान्यता और प्रतिबंध हटाना। यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच कॉमन ग्राउंड बहुत छोटा है। अबू धाबी में शांति की कोशिशें हैं, लेकिन शर्तें इतनी सख्त हैं कि समझौता आसान नहीं। रूस सुरक्षा और दबदबा चाहता है, यूक्रेन आजादी और संप्रभुता। इसी टकराव में शांति की राह अब भी बेहद कठिन नजर आती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। Дорога тут! Третье! Орудие! और अब बात रूस और नेटो में बढ़ते तनाव की। द्वितीय विश्व युद्ध जब जर्मनी की सैन्य ताकत ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, ये हिटलर वाला शासनकाल था जिसे दुनिया थर-थर कांपती थी और दुनिया भर में बहुत खून बहा, कई लाशें गिरी। उसके बाद जर्मनी ने कसम खाई कि वो हथियार नहीं उठाएगा और आक्रामक सेना से दूरी बनाएगा, युद्ध नहीं लड़ेगा। लेकिन अब जब इतिहास करवट ले रहा है, भू राजनीति बदल रही है, तो जर्मनी ने अपने इस कसम को तोड़ने का फैसला कर लिया है। दशकों तक जर्मनी ने अपनी सुरक्षा अमेरिका और नेटो पर छोड़ी।
लेकिन यूक्रेन युद्ध ने इस भरोसे की नींव हिला दी। रूस की आक्रामकता और ट्रंप के दौर में अमेरिका की अनिश्चित नीति, जर्मनी को एहसास हो गया कि अब अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। रिपोर्ट्स कहती है कि जर्मन सरकार यूरोप के सबसे ताकतवर सेना बनाने के मिशन पर काम कर रही है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का साफ संदेश कि अब कमजोर जर्मनी नहीं चलेगा। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार होगा जब जर्मनी खुलकर सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। सेना को मजबूत करने के लिए जर्मनी ने सीधा युवाओं पर दांव खेला है। 18 साल के लड़कों को एक जरूरी फॉर्म भेजा जा रहा है जिसमें पूछा जाता है कि शारीरिक फिटनेस, मानसिक क्षमता और सेना में जाने की इच्छा। सेना अभी स्वैच्छिक है, लेकिन नया कानून सरकार को अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने का अधिकार देता है। युवाओं को लुभाने के लिए ऑफर भी जबरदस्त। वेतन 2600 यूरो, रहने की जगह मुफ्त, इलाज मुफ्त, टैक्स के बाद भी करीब 2300 यूरो हाथ में, यानी भारत में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए महीना। सरकार चाहती है कि युवा सेना को करियर विकल्प के रूप में देखे। फिलहाल जर्मन सेना में 1,84,000 एक्टिव सैनिक है। 2025 तक 25,000 की बढ़ोतरी हुई। तो 2035 तक नेटो से वादा किया कि 2,60,000 एक्टिव सैनिक और 2 लाख रिजर्व सैनिक होंगे। कुल मिलाकर करीब 5 लाख सैनिक, जो शीत युद्ध के दौर के करीब हैं। जर्मनी की यह तैयारी मॉस्को को बेचैन कर रही है। रूस के राजदूत सर्गेई का दावा, जर्मनी रूस से संभावित युद्ध की तैयारी कर रहा है। जर्मनी का जवाब साफ है, रूस का यूक्रेन से पीछे ना हटना हमारी मजबूरी है। इस साल जर्मनी डिफेंस पर खर्च कर रहा है 108 अरब यूरो, जो जीडीपी का 2.5% है।
2021 के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा। 2030 तक जीडीपी का 3.5% डिफेंस में खर्च हो रहा है। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये सोच का बदलाव है। जर्मनी में अमेरिका पर भरोसा तेजी से गिरा है। 84% मानते हैं कि अमेरिका यूरोप की रक्षा नहीं करेगा। 90% को लगता है कि अमेरिकी राजनीतिक दखल नुकसानदायक है। 75% चाहते हैं कि ब्रिटेन फ्रांस की साझा परमाणु सुरक्षा। ट्रंप दौर की नीति ने यूरोप को झकझोर दिया है। जर्मनी फिर हथियार उठा रहा है, लेकिन इस बार दुनिया जीतने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। सवाल बस यही है, क्या मजबूत जर्मनी यूरोप को सुरक्षित करेगा? या फिर इतिहास की परछाइयां एक बार फिर दुनिया को डराने लगी है? क्योंकि रूस विस्तारवाद की नीति पर अब भी अडिग दिखाई देता है। यूक्रेन युद्ध को 4 साल होने को है, लेकिन क्रेमलिन की आक्रामक सोच थमती नजर नहीं आ रही है। बल्कि अब संकेत और भी चिंताजनक है कि पुतिन की रणनीति यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाली। यूरोप के भीतर एक नए टकराव की आहट तेज होती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के अगले संभावित निशाने पर बाल्टिक देश हो सकते हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश न सिर्फ रूस की सीमा से सटे हैं, बल्कि नेटो के सदस्य भी हैं। और यही बात हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना देती है। रूस बाल्टिक देशों के खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रूस यूरोप सीमा के नजदीक सैनिकों की तैनाती, बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास, रसद गतिविधियों में तेजी, ये सब संकेत यूरोप के लिए खतरे की घंटी माने जा रहे हैं। खास बात यह है कि रूस पहले भी बाल्टिक क्षेत्र को लेकर अपने ऐतिहासिक दावे करता रहा है। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के प्रभाव क्षेत्र को गलत तरीके से सीमित कर दिया गया। यूरोप में बेचैनी बढ़ती जा रही है। नेटो ने पहले ही पूर्वी यूरोप में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ने बाल्टिक देशों में अतिरिक्त सैनिक और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। सवाल ये नहीं कि क्या युद्ध होगा, सवाल ये भी है कि क्या पुतिन सैन्य दबाव, हाइब्रिड वारफेयर और मनोवैज्ञानिक रणनीति के जरिए यूरोप की परीक्षा लेने जा रहे हैं।
अगर बाल्टिक मोर्चे पर हालात बिगड़े तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं होगा, पूरी यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट साबित हो सकता है और दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी होगी जहां एक चिंगारी महायुद्ध की शक्ल ले सकती है। अगर बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर दबाव या हमला होता है तो मामला सीधा नेटो बनाम रूस के टकराव में बदल सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां हालात बेकाबू हो सकते हैं। क्योंकि नेटो का अनुच्छेद साफ कहता है कि किसी एक मेंबर पर हमला मतलब सभी पर हमला होता है, यानी एक सीमावर्ती घटना कुछ घंटों में वैश्विक सैन्य संकट में बदल सकती है। यूरोप पहले ही हाई अलर्ट पर है। पूर्वी यूरोप में नेटो की सैन्य मौजूदगी बढ़ाई जा चुकी है। एयर डिफेंस सिस्टम, फॉरवर्ड बेस और सैनिकों की तैनाती इस बात का संकेत है कि खतरे को हल्के में नहीं लिया जा रहा। लेकिन चिंता सिर्फ सैन्य हमले की नहीं, साइबर अटैक, ऊर्जा आपूर्ति में बाधा और दुष्प्रचार की है। ये वो हथियार है जिनसे बिना गोली चलाए भी युद्ध लड़ा जा सकता है। और ऐसे माहौल में दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे महाद्वीप को आग में झोंक सकती है। सिर्फ सीमाओं का नहीं है, ये ताकत प्रभुत्व वैश्विक संतुलन की लड़ाई होगी। प्रश्न अब ये नहीं कि अगला कदम क्या होगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध को रोक पाने में कामयाब हो सकेगी। बाल्टिक देशों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये तीनों मेंबर नेटो के हैं, यानी इन पर किसी भी तरह का हमला सीधे तौर पर पूरे नेटो को जंग में खींच सकता है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को बेहद खतरनाक बनाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दावों में एक और नाम तेजी से उभर रहा है, पोलैंड। कहा जा रहा है कि रूस पोलैंड को लेकर भी एक अलग तरह की रणनीति पर काम कर चुका है। हालांकि दावा यह भी है कि रूस का इरादा पोलैंड पर कब्जे का नहीं है, बल्कि सिर्फ सैन्य दबाव बनाने या सीमित हमले का हो सकता है। यानी संदेश साफ है, यूरोपीय देशों को सबक सिखाने की कोशिश। पुतिन का लक्ष्य यूरोप को यह दिखाना कि रूस को कमजोर आंकना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगर रूस बाल्टिक देशों या पोलैंड की ओर आक्रामक कदम बढ़ाता है तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं।
ये सिर्फ रूस बनाम एक देश की जंग नहीं होगी, ये होगा रूस बनाम नेटो। और नेटो का मतलब अमेरिका, यूरोप के बड़े सैन्य ताकतवर देश और सामूहिक जवाबी कार्रवाई। यही वो पॉइंट है जहां से दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजती है। ऐसे में अगर रूस और नेटो सीधे आमने सामने आते हैं तो ये टकराव साधारण युद्ध नहीं, ये हो सकता है भयंकर, विध्वंसक और सीमाओं से बाहर निकल जाने वाली जंग। यही वजह है कि रणनीतिक हल्कों में बार बार एक ही शब्द गूंजता है, वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन कोई भी देश ये खुलकर नहीं कह रहा कि तीसरा विश्व युद्ध नजदीक है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो ठीक नहीं। यूक्रेन की जंग ने पहले ही दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। अगर इसमें बाल्टिक देश या पोलैंड शामिल होता है तो जंग का दायरा पूरे यूरोप में फैल सकता है और फिर इस आग से दुनिया का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं जो उसी दिशा में इशारे जरूर कर रहे हैं। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगी। इस युद्ध ने दुनिया को साफ साफ दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ रूस और उसके रणनीतिक साझेदार, दूसरी तरफ नेटो, अमेरिका और यूरोपीय देश। यही ध्रुवीकरण सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि जब महाशक्तियां आमने सामने होती है तो एक छोटी सी चूक भी बड़े टकराव में बदल सकती है। सबसे बड़ा सवाल, अगर इस जंग में बाल्टिक देश जैसे एस्टोनिया, लातविया या लिथुआनिया शामिल होते हैं तो फिर अगर पोलैंड सीधे तौर पर इस संघर्ष का हिस्सा बनता है तो क्या होगा? आक्रमण में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है। इंडिया डेली पर आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।